हेलो फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी गुरु में। आज हम करेंगे उड़ान प्रीलिम्स स्टैटिक। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम कर रहे हैं। पहले भी जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था प्रारंभिक इतिहास के बारे में, आज हम करेंगे इसमें सिंधु घाटी सभ्यता। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हिस्ट्री से और स्पेशली सिंधु घाटी सभ्यता से 15 से 20 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को प्री में और मेंस में देखने को मिल सकता है। बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप PYQ देखिए, वहाँ पर आप लोगों को पता चलेगा। पहले हमने किया था प्रारंभिक इतिहास, जिसमें हमने प्राक ऐतिहासिक काल, पुरापाषाण युग, मध्य पाषाण काल, नवीन पाषाण, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल और लौह युग के बारे में अच्छे से पढ़ा था। आज हम लेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, जिसमें हम जानेंगे परिचय, महत्वपूर्ण स्थल और विशेषताएं, पुरातात्विक विकास, राजनीतिक विशेषताएं, नगर योजना और संरचनाएं, धार्मिक परंपराएं, हड़प्पा लिपि, सामाजिक विशेषताएं, कला और शिल्प। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और परीक्षा के दृष्टिकोण से एवरी एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। तो आप लोगों को वीडियो पूरा देखना है, तभी आप लोगों को इस मैगज़ीन का महत्व पता चलेगा। इसमें कितनी सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं जो बुक में कहीं कहीं पे आप लोगों को नहीं मिलेंगी। अगर मिलेंगी तो वो बहुत लंबा व्याकरण होगा उसमें। तो इससे अच्छा है कि आप लोग इस मैगज़ीन से अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा है। तो इसलिए मैं आप लोगों को आज ये करा रही हूँ। तो हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। यहाँ पे हम पहले इंट्रोडक्शन ले लेते हैं इसका। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति 3री सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व में भारत और पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी हिस्से में अस्तित्व में थी। यह सभ्यता भारत में शहरीकरण के पहले चरण का व्यापक विवरण प्रस्तुत करती है। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति लगभग 7000 ईसा पूर्व मेहरगढ़ यानी कि बलूचिस्तान पाकिस्तान क्षेत्र में नवपाषाणकालीन स्थलों के प्रारंभिक चरण के साथ धीरे धीरे अस्तित्व में आई। यहाँ पे आप इसको अंडरलाइन करेंगे, मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान। नेक्स्ट है हड़प्पा संस्कृति को विभिन्न चरणों में विभाजित किया गया है। यहाँ पे एक तरफ आपको चरण दिए गए हैं, दूसरी तरफ महत्वपूर्ण स्थल दिए गए हैं और तीसरी साइड आप लोगों को उनकी क्वालिटीज बताई गई हैं, यानी कि विशेषताएं। प्रारंभिक हड़प्पा या क्षेत्रीयकरण महत्वपूर्ण स्थल है हड़प्पा, कोटदी जी, अमरी और इसकी क्वालिटीज हैं यानी कि विशेषताएं हैं। किलेबंदी, ग्रिड योजना, प्रारंभिक व्यापार नेटवर्क और शिल्प विशेषज्ञता का विकास। संक्रमणकालीन चरण, इसमें महत्वपूर्ण स्थल है कुणाल, धोलावीरा, हड़प्पा। विशेषताएं हैं शिल्प विशेषज्ञता का बढ़ता स्तर, एक व्यवस्थित सिंचाई प्रणाली, मिट्टी के बर्तनों के डिजाइन और स्वरूपों का आंशिक रूप से मानकीकृत भंडार। परिपक्व हड़प्पा या एकीकरण, महत्वपूर्ण स्थान है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, धोलावीरा। यहाँ पे आप महत्वपूर्ण स्थल हैं, इनको याद रखिएगा। कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जा सकता है क्योंकि यहीं से जो यूपीएससी है कंफ्यूजन बनाता है, तो इसलिए आप लोगों को ये याद रखना है। इनको अंडरलाइन करिएगा आप लोग। इसकी विशेषताएं हैं वृहद पैमाने पर शहरीकरण, लेखन का आरंभ हुआ और कलाकृतियों में एक रूपता विकसित, व्यापार। उत्तर हड़प्पा या स्थानीयकरण, इसका महत्वपूर्ण स्थान है हड़प्पा, सीसवाल, रौजड़ी, रंगपुर में कब्रिस्तान। विशेषताएं हैं कुछ स्थलों का पतन और परित्याग, ग्राम पद्धति का विकास। नेक्स्ट है यहाँ पर भौगोलिक विस्तार। उत्तर में है
शोतुरगई यानी कि अफगानिस्तान। भारत मांडा जम्मू कश्मीर। पश्चिम में है सुकांगेडोर पाकिस्तान ईरान सीमा। पूर्व में है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश भारत। और दक्षिण में है दैमाबाद महाराष्ट्र भारत। इसके मुख्य क्षेत्र पाकिस्तान, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा में स्थित है। इसको आप अंडरलाइन करिएगा। महत्वपूर्ण स्थल और विशेषताएं हैं। यहाँ पे आपको एक तरफ स्थल दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनकी क्वालिटीज़ बताई गई हैं, यानी कि उनकी विशेषताएं बताई गई हैं। हड़प्पा राज्य पंजाब पाकिस्तान। अब नदी रावी, आपको यहाँ पे अंडरलाइन करना है, ये इम्पॉर्टेंट है। इसकी विशेषता है सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया पहला पुरातात्विक स्थल, इसलिए इस सभ्यता का नाम इसके नाम पर रखा गया। 6 अन्न भंडारों की 2 पंक्तियां। पुरुष धड़ की प्रतिमा, लाल बलुआ पत्थर, लिंग और योनि के पत्थर के प्रतीक, मातृ देवी और पासा। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो राज्य सिंध पाकिस्तान और नदी सिंधु। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, तो आपको यहाँ पे अंडरलाइन करना है इसको, ये इम्पोर्टेंट है। दाह संस्कार के बाद दफनाना, विशाल अन्नागार, विशाल स्नानागार, सबसे बड़ी इमारत, पशुपति और मातृ देवी वाली मोहर, नृत्य करती हुई नर्तकी की कांस्य प्रतिमा, कांसे का भैंसा, दाढ़ी वाला पुरुष। इसमें एक योजनाबद्ध शहर जिसे एक ऊंची समतल भूमि पर बसाया गया था, जिसमें 2 अलग अलग क्षेत्र थे। एक की पहचान गढ़ के रूप में और दूसरे की निचले शहर के रूप में की जाती है। आप इस लाइन को भी अंडरलाइन करिएगा। नेक्स्ट है चनहुदड़ो राज्य सिंध पाकिस्तान और नदी सिंधु। विशेषता है विशेष रूप से हस्तशिल्प उत्पादन के लिए समर्पित, जिसमें मनका बनाना, शंख काटना, धातु का काम करना, मोहर बनाना और भार का बाट बनाना, ईंट पर कुत्ते के पंजे की छाप बनाना, बैलगाड़ी का टेराकोटा मॉडल और कांच से खिलौना गाड़ी आदि शामिल है। लोथल राज्य गुजरात, नदी है भोगवा और साबरमती नदी का संगम। इसकी विशेषताएं हैं महत्वपूर्ण नौसैनिक व व्यापार स्थल, बंदरगाह और गोदीवाड़ा, अन्नागार, चावल की भूसी, जोड़ों में शवों को दफनाना, पुरुष और महिला एक साथ। गढ़ को दीवार से नहीं घेरा गया था बल्कि ऊंचाई पर बनाया गया था। पूरी बस्ती को किले बंद कर दिया गया था और शहर के भीतर के हिस्सों को भी दीवारों से अलग कर दिया गया था। धोलावीरा राज्य गुजरात, नदी लूनी। धोलावीरा से संबंधित क्वेश्चन आपका यूपीएससी 2021 में पूछा गया है, आप PYQ चेक कर सकते हैं। इसकी विशेषताएं हैं यूनेस्को वैश्विक धरोहर स्थल, अनूठी जल संचय प्रणाली और इसकी झंझानीर जल निकासी प्रणाली, बड़े पत्थरों से बने यानी कि मेगालिथिक शिला चक्र, विशेषीकृत बेधनी यानी कि ड्रिल, विशाल जल भंडार। निर्माण में पत्थर का प्रयोग किया गया। एक प्राचीन साइन बोर्ड मिला था जिस पर अक्षर खुदे हुए थे। स्थलों को 3 भागों यानी कि गढ़, मध्य शहर और निचला शहर में विभाजित किया गया था। पूरी बस्ती को किले बंद कर दिया गया था और शहर के भीतर के हिस्सों को भी दीवारों से अलग कर दिया गया था। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये वाला आपका जो क्वेश्चन यहाँ से बना था 2021 में, इसलिए मैं बोल रही हूँ आपको ये पूरा अच्छे से अंडरलाइन करके पढ़ना है, क्योंकि यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेती है। नेक्स्ट है सुरकोटदा यानी कि सुरकोटड़ा राज्य गुजरात। विशेषता है अंडाकार कब्रें मिली, पात्र शवाधान। कालीबंगा राज्य
राजस्थान। इसकी विशेषता है चूड़ी का कारखाना, जूते हुए खेत की सतह, ऊंट की हड्डियां, अग्निवेदियां, बैल की कांस्य मूर्ति। बनावली राज्य है हरियाणा और नदी है रंगोई। आपको याद रखने हैं ये चीजें, क्योंकि ये कभी कभी पूछ लिया जाता है और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी आता है। कभी आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, नदी पूछ ली जाती है, कभी स्टेट दे दिए जाते हैं, तो आपको वहां पे बताना है। इसकी विशेषता है हड़प्पा पूर्व, परिपक्व हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा सभ्यता का केंद्र, अंडाकार बस्ती, जौ के दाने, लाजवर्थ यानी कि नीला रत्न, अग्नि वेदियां। व्यवस्थित जल निकास प्रणाली का अभाव और अरिय सड़कों का यानी कि सड़कों वाला एकमात्र शहर, अरिय सड़कों वाला एकमात्र शहर कौन सा? बनावली की बात की जा रही है यहाँ पर। नेक्स्ट है रोपण। इसमें राज्य है आपका पंजाब और नदी सतलुज। आपको याद रखना है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बोला है। इसको पूरे को ही आप लोगों ने अंडरलाइन करके ही पढ़ना है। इसकी क्वालिटीज है स्वतंत्रता के बाद उत्खनन किया जाने वाला पहला स्थल, कुत्ते को इंसान के साथ दफनाया गया, अंडाकार गड्ढे वाली समाधि, तांबे की कुल्हाड़ी भी प्राप्त हुई। नेक्स्ट है राखीगढ़ी, राज्य हरियाणा। विशेषताएं हैं सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल, अंडरलाइन करना है इसको, इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा संस्कृति के तीनों चरणों को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है रंगपुर, राज्य गुजरात और नदी मादर। हड़प्पा पूर्व और परिपक्व हड़प्पा दोनों संस्कृतियों में अवशेष यानी कि दोनों संस्कृतियों के अवशेष। हड़प्पा पूर्व में पीले और भूरे रंग के बर्तन प्राप्त हुए हैं। इस लाइन को आप अंडरलाइन करिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आलमगीरपुर, राज्य उत्तर प्रदेश और नदी हिंडन। विशेषता है उत्तर हड़प्पा संस्कृति, एक टूटा हुआ तांबे का ब्लेड और एक कुंड यानी कि गर्त पर कपड़े की छाप। नेक्स्ट है दैमाबाद, राज्य महाराष्ट्र, नदी प्रवरा। विशेषता है कांसे की प्रतिमा यानी कि रथ के साथ सारथी, बैल, हाथी और गेंडे। नेक्स्ट है कोटदीजी, राज्य सिंध पाकिस्तान और नदी है सिंध। विशेषताएं हैं दुर्ग का निर्माण मिट्टी की ईंटों और पत्थरों से किया गया था। अच्छी तरह पकाए गए लाल और भूरे रंग के बर्तनों पर सींग वाले देवता, पीपल के पत्ते और काले रंग में बनाई गई मछली की शल्क जैसे सामान्य रूपांकन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है अमरी, राज्य सिंध पाकिस्तान, नदी सिंध। विशेषता है हड़प्पा पूर्व बस्ती, पूर्व और उत्तर हड़प्पा संस्कृति के बीच संक्रमणकालीन संस्कृति, गेंडे के वास्तविक अवशेष। नेक्स्ट है सुतकांगेडोर, राज्य सिंध पाकिस्तान और नदी है दाश्क नदी, याद रखेंगे आप। विशेषता है राख से भरे बर्तन, तांबे की कुल्हाड़ी, मिट्टी की चूड़ियाँ और बर्तन। मूल रूप से एक बंदरगाह बाद में तटीय उत्थान के कारण समुद्र से कट गया। बेबीलोन के साथ व्यापारिक संबंध के साक्ष्य। यहाँ पे मैप है हड़प्पा कालीन नगर, आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है, ये आपको आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प करेगा। नेक्स्ट है पुरातात्विक विकास। 1826 ईस्वी में हड़प्पा का सबसे पहला दौरा चार्ल्स मैसन ने किया था। 1875 ईस्वी में हड़प्पा कालीन मोहरों पर अलेक्जेंडर कनिंघम की रिपोर्ट यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा प्रथम सर्वेक्षक 1861 ईस्वी। आपको ये पूरा पैराग्राफ जो है अंडरलाइन करके पढ़ना है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, आने की पूरी संभावना रहती है, क्योंकि यूपीएससी यहीं पे ही कंफ्यूजन बनाता है। 1921 ईस्वी में एम.एस. वत्स ने हड़प्पा में खुदाई शुरू की। 1925
ईस्वी में मोहनजोदड़ो में खुदाई शुरू हुई और 1946 ईस्वी में REM व्हीलर ने हड़प्पा में खुदाई की। 1955 ईस्वी में SR राव ने लोथल में खुदाई शुरू की। 1960 ईस्वी में बीबी लाल और BK थापर ने कालीबंगा में उत्खनन प्रारंभ कराया। 1990 ईस्वी में RS बिष्ट ने धोलावीरा में खुदाई शुरू की। आपको ये पूरा अंडरलाइन करके ही पढ़ना है। अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1853 ईस्वी, 1856 ईस्वी और 1875 ईस्वी में इस स्थल का दौरा किया था। सर जॉन मार्शल ने ASI के महानिदेशक का पदभार संभाला और हड़प्पा स्थल पर अनुसंधान शुरू किया। उन्होंने भारत में पुरातत्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट है राजनीतिक विशेषताएं। केंद्रीय सत्ता ने एक जैसी समान संस्कृतियों में योगदान दिया, जैसे मिट्टी के बर्तन, मोहरें, बांट, ईंटें, लिपि और श्रमिक की भर्तियों आदि। कुछ पुरातत्वविदों के अनुसार कोई शासक नहीं था और सभी को समान दर्जा प्राप्त था। दूसरों का मानना है कि वहाँ कोई एक शासक नहीं था बल्कि कई शासक थे, जैसे कि मोहनजोदड़ो का एक अलग शासक था व हड़प्पा का एक अलग शासक था। यानी कि मोहनजोदड़ो का अलग शासक था और हड़प्पा का अलग था। शासक संभवतः व्यापारिक वर्ग के थे, जैसे निचले मेसोपोटामिया के शहरों में पुजारी शासक नहीं थे। ठीक है, यहाँ पे आप इस लाइन को अंडरलाइन करना है। नेक्स्ट है नगर योजना और संरचनाएं। हड़प्पा सभ्यता अपनी नगरीय योजना प्रणाली के लिए विख्यात थी। किसके लिए थी? अपनी नगरीय योजना प्रणाली के लिए विख्यात थी। हड़प्पा काल में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, लोथल, सुरकोटदा यानी कि सुरकोटड़ा, कालीबंगा, बनावली और राखीगढ़ी प्रमुख शहर थे। अधिकांश परिस्थितियों में शहरों को दो भागों में विभाजित किया गया था। पहला है निचला हिस्सा। आमतौर पर यानी कि आम नागरिक शहर के इस हिस्से में रहते थे और अपना पेशेवर जीवन जीते थे। नेक्स्ट है गढ़ या एक्रोपोलिस यानी कि उठा हुआ भाग। यह हिस्सा एक छोटे से क्षेत्र में फैला हुआ था और सामान्यतः शहर के पश्चिम में स्थित था। इसमें सार्वजनिक भवन, अन्न भंडार और आवश्यक कार्यशालाएं शामिल थी। आपको ये अच्छे से नोट करना है। यहाँ पर निचला शहर, शहर के नियोजन में ग्रिड प्रतिरूप का अनुसरण किया गया, जिसमें सड़कें समकोण पर काटती थीं। नियोजन से पहले सड़कें बनाना, फिर उनके किनारे घर बनाना भी शामिल था। सड़कें चौड़ी थीं जो शहर को आयताकार और वर्गाकार खंडों में विभाजित करती थीं। निर्माण के लिए उन्होंने पकी हुई ईंटों और पत्थरों का उपयोग किया। घर मिट्टी की ईंटों से और नालियां पक्की ईंटों से बनाई जाती थीं। सभी हड़प्पा संरचनाओं में ईंटें मोटाई, चौड़ाई और लंबाई के 1:2:4 के अनुपात में थीं तथा अनुपात के संदर्भ में ये ईंटें एक समान थीं। यहाँ पे नोट है, इसको नोट करिएगा आप। मिस्र में समकालीन इमारतों के निर्माण के लिए मुख्य रूप से सूखी ईंटों का उपयोग किया जाता था। इसको आप अंडरलाइन करेंगे। घरों में पक्की ईंटों से बने स्नानागार और नालियां थीं। घरों का आकार अलग अलग होता था। इनमें 2 या 2 से अधिक मंजिलें और कई कमरे होते थे। कई घरों में एक केंद्रीय आंगन होता था जिसके चारों ओर कमरे होते थे। आंगन आवासीय भवन का केंद्र था जिसके चारों ओर
कमरे थे। यह खाना पकाने और बुनाई जैसी गतिविधियों का केंद्र हुआ करता था। कालीबंगा में कई घरों में कुत्ते होते थे। आप इन दोनों सेंटेंस को अंडरलाइन करिएगा। जल निकासी व्यवस्था, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से नोट करिएगा, क्योंकि मेंस में आपको कभी अगर पूछा जाए क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो तो आप वहां पर अच्छे से लिख सकते हैं। प्रत्येक घर सड़क नालियों से जुड़ा हुआ था। प्रत्येक घर सड़क नालियों से जुड़ा होता था। मुख्य नाला ईंटों व गारे से बने होते थे और कच्ची ईंटों या चूना पत्थर से ढके हुए थे, जिन्हें सफाई के लिए आसानी से हटाया जा सकता था। घरेलू नालियों को पहले एक हौज में या गड्ढे में खाली किया जाता था, जिसमें ठोस पदार्थ जमा हो जाता था, जबकि अपशिष्ट जल सड़क की नालियों में बह जाता था। गंदे जल व अपशिष्ट जल की सफाई के लिए एक समयावधि के बाद एक लंबी जल निकास नाली उपलब्ध कराई गई थी। नेक्स्ट है आपका दुर्ग। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। इसका निर्माण मिट्टी व ईंट की ऊंची समतल भूमि पर किया गया था। इसे एक दीवार के द्वारा शहर के निचले भाग से अलग किया गया था। इसमें महत्वपूर्ण आवासीय संरचनाएं थीं, जिन पर संभवतः शासक वर्ग के सदस्यों का नियंत्रण था। इसमें ऐसी संरचनाएं शामिल थीं जिनका उपयोग विशेष सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था, जिसमें विशाल स्नानागार और अन्नागार, अन्य भंडार शामिल थे, यानी कि अन्न भंडार शामिल थे। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो, यह किसी प्रकार के विशेष अनुष्ठानिक स्नान के लिए होता था। आपको यहाँ पे नोट करना है इसको। यह एक प्रांगण में अवस्थित एक बड़ा आयताकार टैंक था, जो चारों तरफ से गलियारों से घिरा हुआ था। स्नानागार का फर्श पक्की ईंटों से बना था। बगल में कपड़े बदलने के लिए कमरे बने हुए थे। ईंटों को जिप्सम के गारे द्वारा जलरोधी तरीके से बिछाया गया था। आपको अच्छे से नोट करना है, इसको अंडरलाइन करके पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है। अन्नागार यानी कि अनाज भंडार, ये हड़प्पा स्थलों की एक प्रभावशाली संरचना थी। विशाल अन्नागार मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी। नोट करेंगे आप यहाँ पर। हड़प्पा के गढ़ में 6 अन्नागार थे। वृत्ताकार ईंटों के चबूतरे स्पष्ट रूप से फसल तैयार करने के लिए बनाए गए थे, क्योंकि फर्श की दरारों में गेहूं और जौ पाए गए थे। कालीबंगा में ईंटों के चबूतरे के दक्षिणी भाग का उपयोग अन्न भंडारण के लिए किया गया होगा। ठीक है, यहाँ पे आप इसको अंडरलाइन करके पढ़ेंगे आप लोग। नेक्स्ट है धार्मिक परंपराएं। यह एक धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी और हालांकि यहाँ धार्मिक तत्व मौजूद थे, यह वास्तविक रूप में प्रभावी नहीं थे। आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर यूपीएससी 2011 में पूछा गया है, यूपीएससी 2013 में भी पूछा गया है, तो इसलिए आप लोगों को नोट करना है इसको। यहाँ कोई मंदिर नहीं मिला। पूजा का अनुमान प्रतिमाओं और लघु मूर्तियों से लगाया जाता है। हड़प्पावासी पृथ्वी को उर्वरता की देवी के रूप में मानते थे, यानी कि यह अनुमान एक टेराकोटा मूर्ति में एक महिला के भ्रूण से उगने वाले पौधे से लगाया गया है। एक मोहर पर पुरुष देवता को 3 सिरों और 3 सींगों के साथ एक योगी की बैठी हुई मुद्रा में दर्शाया गया है। वह अपने सिंहासन के नीचे हाथियों, बाघों, गेंडों और भैंसों से घिरा हुआ है। मोहर को पशुपति महादेव यानी कि आदि शिव की पारंपरिक छवि के रूप में देखा जा सकता है।
अंडरलाइन करेंगे आप इसको। धार्मिक प्रथाओं में योनि पूजा, लिंग यानी कि लिंगम पूजा, पशु पूजा, अग्निवेदी का उपयोग और वृक्ष पूजा यानी कि विशेष रूप से पीपल का वृक्ष यहाँ पे शामिल है। आपको इस पॉइंट को अंडरलाइन करना है। ताबीज बड़ी संख्या में पाए गए हैं, संभवतः इनका उपयोग भूतों और बुरी शक्तियों को दूर रखने के लिए किया गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हड़प्पा लिपि। भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे प्राचीन लिपि जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। याद रखेंगे आप, इस लाइन को अंडरलाइन करेंगे कि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है और पश्चिम एशियाई लिपि से इसका कोई संबंध भी नहीं दिखता है। अधिकांश शिलालेख मुहरों पर दर्ज किए गए थे और उनमें केवल कुछ ही शब्द थे। उन्होंने मिस्र वासियों और मेसोपोटामिया वासियों की तरह लंबे शिलालेख नहीं लिखे। सबसे लंबे शिलालेख में लगभग 26 चिन्ह है। इस पॉइंट को आप अंडरलाइन करेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। यह वर्णानुक्रमिक नहीं था, यानी कि जहाँ प्रत्येक चिन्ह एक स्वर या एक व्यंजन को दर्शाता है वो नहीं था, क्योंकि इसमें बहुत सारे चित्रलेख थे 250 से 400 के बीच। इसने निजी संपत्ति की रिकॉर्डिंग और हिसाब किताब रखना सुलभ बनाया। इसको नोट करेंगे आप लोग, इम्पॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है भार और मापन। चूंकि हड़प्पावासी वाणिज्यिक लेन देन में शामिल थे, इसलिए उन्हें मानक माप की आवश्यकता थी। बाट आमतौर पर चकमक पत्थर से बने होते थे और सामान्यतः बिना किसी निशान के घनाकार होते थे। वजन की इकाइयाँ 16 के गुणज में थीं। उदाहरण के लिए 16, 64, 160, 320 और 640 का उपयोग किया गया था। भारत में एक लंबे समय तक 16 आने में 1 रुपया के मूल्य की परंपरा जारी रही। उन्होंने बाइनरी नंबर प्रणाली यानी कि 1, 2, 4, 8, 16, 32 आदि का प्रयोग किया। माप के लिए छड़ियों पर माप चिन्ह अंकित मिले हैं, जिसमें से एक कांसे से निर्मित थी। आप इसको अंडरलाइन करेंगे। उन्होंने एक मापने के पैमाने का भी उपयोग किया, जिसमें 1 इंच लगभग यानी कि 1.75 यानी कि 1.75 सेंटीमीटर के बराबर था। नेक्स्ट है सामाजिक विशेषताएं। समाज मुख्यतः शहरी था, जिसमें मुख्यतः मध्यम वर्ग शामिल था। शहर के निचले हिस्सों में 3 अलग अलग सामाजिक समूह, शासक, धनी व्यापारी और गरीब मजदूर थे। शवाधान। कालीबंगा में अग्निवेदियों की पहचान की गई। उन्होंने मृतकों को दफनाने का कार्य विस्तृत रूप से किया गया था। साथ ही दाह संस्कार के साक्ष्य भी मिले हैं। हड़प्पाई कब्रगाहों में मिट्टी के बर्तन, आभूषण, तांबे के दर्पण और मोती मिले हैं। ये पुनर्जन्म में उनके विश्वास का संकेत देते हैं। यहाँ पे आपको ये वाला पॉइंट नोट करना है, अंडरलाइन करके अच्छे से पढ़ना है। आभूषण पुरुषों और महिलाओं दोनों की कब्रों में पाए गए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। मृतकों को आमतौर पर गड्ढों में लिटा दिया जाता था। कभी कभी दफनाने के गड्ढे में को बनाने के तरीके में अंतर होता था। कुछ उदाहरणों में खोखले स्थानों को ईंटों से पंक्तिबद्ध किया जाता था। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा। जीवन शैली। पुरुष और महिलाएं धोती और शॉल जैसी अलग अलग पोशाक पहनते थे। सीने बार का उपयोग सौंदर्य प्रसाधन के रूप में किया जाता था और फेस पेंट, लिपस्टिक और कॉलिरियम यानी कि आईलाइनर भी उन्हें ज्ञात थे। कलाकृतियाँ। मूल्यवान सामग्रियों से बनी दुर्लभ वस्तुएं सामान्यतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी
बड़ी बस्तियों में संकेंद्रित थी और छोटी बस्तियों में इनका अभाव देखने को मिलता है। चमकदार चीनी मिट्टी के बर्तन, छोटे बर्तन जो शायद इत्र की बोतलों के रूप में उपयोग किए जाते थे, ज़्यादातर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में पाए गए हैं। आप इस पॉइंट को भी नोट करिएगा, इम्पॉर्टेंट है। हड़प्पा स्थलों पर पाए गए सभी स्वर्ण आभूषण भंडारों से बरामद किए गए थे। कृषि, यह हड़प्पा कालीन हड़प्पा वासियों के लिए आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत था। कृषि अधिशेष कई विकास कार्यों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत था। यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता में कृषि के साक्ष्य आपको बताए गए हैं, साक्ष्य के प्रकार और एक तरफ विवरण दिया गया है और यहाँ पर स्थल। हल्के टेराकोटा मॉडल कृषि प्रथाओं को दर्शाने वाले हल्के मॉडल। स्थल है चौलिस्तान और बनावली। जुते हुए खेत, समकोण पर 2 खांचों वाले खेत जो दोहरी फसल प्रणाली का संकेत देते हैं। यहाँ स्थल है इसका कालीबंगा। चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं लोथल, रंगपुर, गुजरात। ठीक है। बैल के चित्रण, मोरे और बैलों की टेराकोटा मूर्तियां संभवतः हल चलाने के लिए प्रयुक्त। और स्थल है इसका विभिन्न स्थल सामान्य रूप से हड़प्पा स्थलों पर। अन्य विशेषताएं हैं मुख्य फसलों में गेहूं, जौ, मसूर, चना, तिल, सरसों और बाजरा शामिल है। पशुओं द्वारा खींचे जाने वाले लकड़ी के हल और पत्थर की हंसिया का प्रयोग किया जाता था। आप इस सेंटेंस को भी अंडरलाइन करके पढ़िएगा। सिंचाई, वे सिंचाई के दोनों साधनों नहर और कुओं का उपयोग करते थे। मेसोपोटामिया के समान ही अनाज किसानों से कर के रूप में प्राप्त किया जाता था और मजदूरी भुगतान और आपात स्थिति के लिए अन्न भंडार में संग्रहित किया जाता था। पशुपालन, हड़प्पा वासियों द्वारा भी पशुपालन किया जाता था। हड़प्पा के मवेशियों को जेबू कहा जाता था। इस सेंटेंस को आप अंडरलाइन करिएगा। यह एक बड़ी नस्ल थी जिसे उनकी मोहरों में दर्शाया गया है। उन्होंने बैल, भैंस, बकरी, भेड़, मुर्गी, सूअर, कुत्ते, बिल्ली, गधे और ऊंट को पालतू बनाया। यहाँ पे आपको याद रखने हैं जितने भी जानवरों के नाम दिए गए हैं। हालांकि कुबड़ वाले बैलों को विशेष रूप से पसंद किया जाता था। मछली और पक्षी आहार का हिस्सा थे। सूअर, हिरण और घड़ियाल के भी साक्ष्य मिले हैं। घोड़े के विषय में उनके पास जानकारी नहीं थी, याद रखेंगे आप यहाँ पर ये। हाथी और गेंडा आमरी से के विषय में उनके पास जानकारी थी लेकिन शेर के विषय में नहीं। मेसोपोटामिया के एक मिथक में हाजा पक्षी का उल्लेख है। कुछ पुरातत्वविदों ने इसे मोर कहा है। नेक्स्ट है हड़प्पा वासियों को परिचित तथा अपरिचित पशु। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है इन चीज का। यहाँ पे श्रेणी दी गई है पशुओं की और यहाँ पे हड़प्पा वासी को परिचित बताया, जो परिचित थे जिन जिन जानवरों से उनके नाम दिए गए हैं और यहाँ पे जो जिनसे वो अपरिचित थे उनका नाम बताया गया है। पालतू पशु में है जैबू यानी कि कुबड़ वाले मवेशी, बैल, भैंस, बकरियां, भेड़, सूअर, मुर्गी, कुत्ते, बिल्ली, गधे, ऊंट। इनकी उनको जानकारी थी, परिचित थे इनसे। परिचित नहीं थे तो वो था घोड़ा। नेक्स्ट है जंगली पशु, सूअर, हिरण, घड़ियाल, हाथी, गेंडा। इनसे परिचित थे और जिससे परिचित नहीं थे वो था शेर। पक्षी में है मोर। ठीक है। नेक्स्ट है व्यापार एवं वाणिज्य। व्यापारिक साक्ष्य यहाँ पे श्रेणी दी गई है और दूसरी तरफ आपको विवरण बताया गया है।
मुहरे और कलाकृतियाँ ओमान, बहरीन, इराक और ईरान में प्राप्त मेसोपोटामिया स्थलों पर हड़प्पा कालीन मोहरे प्राप्त हुई हैं। सांस्कृतिक प्रभाव, हड़प्पा वासियों ने शहरी आबादी द्वारा उपयोग किए जाने वाले मेसोपोटामिया सौंदर्य प्रसाधनों की नकल की। पाठ्य साक्ष्य, फन्नी लिपिकार शिलालेखों में उल्लेख है। हड़प्पा वासियों के साक्ष्य व्यापारिक संबंध सिंधु क्षेत्र के रूप में मेल हुआ। आप यहाँ पे याद रखेंगे इस शब्द को। मध्यवर्ती व्यापारिक स्टेशन दिलमुन, बहरीन और माकन मकरान तट ने मेसोपोटामिया और मेलुआ के बीच व्यापार को सुगम बनाया। वास्तुकला संबंधी साक्ष्य, लोथल गुजरात में गोदीवाड़ा की खोज हुई जो उन्नत समुद्री व्यापारिक क्षमताओं को दर्शाती है। परिवहन के साक्ष्य, परिवहन के साधनों में बैलगाड़ियां और नॉर्वे शामिल है। ये साधन है परिवहन के, ठीक है। कौन कौन सा? बैलगाड़ियां और नावें। वे ठोस पहियों वाली गाड़ियों के उपयोग से परिचित थे। उनकी गाड़ियां आधुनिक एक्का यानी कि घोड़ा गाड़ी के समान थीं। अंडरलाइन करेंगे आप इसको। कोई भी धातु मुद्रा प्रचलन में नहीं थी और व्यापार वस्तु विनिमय के माध्यम से होता था। याद रखेंगे। आयात है ईरान और अफगानिस्तान से खनिज, भारत के कुछ हिस्सों से सीसा और तांबा, चीन से हरिताश पत्थर तथा हिमालय और कश्मीर क्षेत्र से देवदार की लकड़ी का आयात किया जाता था। यहाँ पे आप इसको अंडरलाइन करके पढ़िएगा। हड़प्पा कालीन आयात के स्रोत सोना अफगानिस्तान, ईरान, कोलार यानी कि दक्षिण भारत, कोलतार आपका बलोचिस्तान और मेसोपोटामिया, तांबा आपका खेतड़ी यानी कि राजस्थान और ओमान, टीन आपका अफगानिस्तान और ईरान, सीसा दक्षिण भारत से, लाजवर्द लापिस लाजुली शोर्तुगई यानी कि अफगानिस्तान, हरिताश पत्थर जो रत्न है उसको पामीर, सेलखड़ी ईरान, फिरोजा रत्न ईरान। और निर्यात में है कृषि उत्पाद, कपास के सामान, टेराकोटा की मूर्तियां, चनहूदड़ों से मोती, लोथल से शंख, हाथी दांत के उत्पाद, माणिक यानी कि कार्लेनियन, लाजवर्द जो अभी हमने पढ़ा था ना यहाँ पे लापिस लाजुली, तांबा, सोना और कई प्रकार की लकड़ियों का निर्यात किया जाता था। नेक्स्ट है कला और शिल्प। शिल्प उत्पादन में है हड़प्पा वासी विभिन्न तरीकों से शिल्प उत्पादन के लिए सामग्री प्राप्त करते थे। एक तरफ आपको सामग्री दी गई है और दूसरी तरफ आपको स्थल या स्रोत बताए गए हैं। बोल्ड लोथल, शंख नागेश्वर और बालाकोट, सेलखड़ी आपका दक्षिण राजस्थान, लाजवर्द शोतुरगई, तांबा आपका राजस्थान और ओमान। अन्य क्षेत्रों के साथ व्यापार, राजस्थान का खेतड़ी क्षेत्र तांबे के लिए और दक्षिणी भारत सोने के लिए। सुमेर वर्तमान में दक्षिणी इराक, बगदाद के आसपास से फारस की खाड़ी तक, और मेसोपोटामिया आपका वर्तमान में पूर्व सीरिया, दक्षिण पूर्वी तुर्कों और अधिकांश इराक, यूफ्रेटस और टाइग्रीस नदियों के बीच की भूमि जैसी अन्य सभ्यताओं के साथ वस्तु विनिमय। नेक्स्ट है आपका गणेश्वर जोधरा। आपको यहाँ पर ये वाला जितने भी इस तरह के बॉक्स में बने हुए हैं ना, इनको अच्छे से अंडरलाइन करके पढ़ना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यूपीएससी यहीं से क्वेश्चन बना देता है। गणेश्वर जोधापुर संस्कृति में विशिष्ट गैर हड़प्पा मिट्टी के बर्तन और बड़ी मात्रा में तांबे की वस्तुएं विद्यमान थीं। इस क्षेत्र के निवासियों ने संभवतः हड़प्पा वासियों को
तांबे की आपूर्ति की होगी। लोग विभिन्न शिल्प कलाओं में अत्यधिक कुशल थे, जैसे धातु की ढलाई, नाव बनाना, पत्थर पर नक्काशी, मिट्टी के बर्तन बनाना तथा पशुओं, पादपों और पक्षियों के सरलीकृत रूपांकनों का उपयोग करके टेराकोटा चित्र बनाना आदि। पत्थर, कांस्य या टेराकोटा की मूर्तियां मिली हैं। आपको अंडरलाइन करना है ये सेंटेंस। पत्थर से बनी हुई 2 पुरुष आकृतियां मिली हैं। एक लाल बलुआ पत्थर हड़प्पा में एक छड़ है, मतलब एक धड़ है और दूसरी सेलखड़ी मोहनजोदड़ो की बनी एक दाढ़ी वाले आदमी की मूर्ति है। टेराकोटा पत्थर और कांसे की मूर्तियों की तुलना में मानव रूप की टेराकोटा मूर्ति अनगढ़ है। ये मूर्तियां गुजरात के कुछ स्थलों और कालीबंगा पर अधिक वास्तविक दिखाई पड़ती हैं। हड़प्पा से मातृ देवी की टेराकोटा मूर्ति मिली है। ज्यादातर मूरें सेलखड़ी से बनी हुई हैं। कभी कभी ये मूरें गोमेद, हाथीदांत, चकमक पत्थर, तांबा, चमकदार चीनी मिट्टी और टेराकोटा से बनी होती थीं, जिन पर पशुपति मूरें एक सींग वाला बैल, गेंडा, बाघ, हाथी, जंगली सांड, बकरी, भैंस आदि जैसी आकृतियां उत्कीर्ण होती थी। आपको याद रखना है, यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है। इन मूरों का उपयोग ढुलाई की गई सामग्रियों पर एक पहचान चिन्ह के रूप में किया होगा, जो उनके स्वामित्व को दर्शाता है। मिट्टी के बर्तनों में अधिकांशतः चाक से बने सामान होते थे। हाथ से बने बर्तनों की संख्या बहुत कम थी। सामान्य मिट्टी के बर्तन, जो आमतौर पर लाल मिट्टी से बने होते थे, चित्रित बर्तनों की तुलना में अधिक साधारण है। मिट्टी के बर्तन अच्छी तरह से पकाए गए थे और उन पर गहरे लाल रंग की परत और काले रंग की पेंटिंग थी। मिट्टी के बर्तनों पर बनी विशिष्ट आकृतियों में पीपल के पत्ते, मछली के आकार का डिजाइन, प्रतिच्छेदनी वृत्त, आड़ी तिरछी रेखाएं, क्षैतिज पट्टियां, पुष्प और जीव जंतु प्रतिरूप के साथ विशिष्ट ज्यामितीय रूपांकन शामिल है। यहाँ पे आप याद रखेंगे, इसको अंडरलाइन करेंगे आप लोग। नेक्स्ट है कपड़ा और आभूषण। उन्हें कपास और रेशम का ज्ञान था। एक पुजारी के रूप में पहचानी गई छवि को फूलों की सजावट के साथ शॉल जैसा कपड़ा पहने हुए दिखाया गया है। कपास और ऊन की कताई बहुत आम थी। माला और आभूषण माणिक, सूर्यमणि, क्रिस्टल, सेलखड़ी और तांबा, कांस्य, सोना, शंख, चमकदार चीनी मिट्टी, टेराकोटा या जली हुई मिट्टी जैसी धातुओं से बने होते थे। आपको यहाँ पे अंडरलाइन करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है नोट है एक तरह से, लाल रंग के कार्नेलियन यानी कि यमनी का उत्पादन पीले रंग के कच्चे माल, कैल्सिडोनी और मोतियों को जलाकर विभिन्न चरणों में प्राप्त किया गया था। मेसोपोटामिया के उत्खनन वाले स्थलों पर इन कलाकृतियों के साक्ष्य यह प्रमाणित करते हैं कि यहाँ सिंधु घाटी के स्थलों से निर्यात होता था। फरमाना यानी कि हरियाणा में मिले एक कब्रिस्तान से पता चलता है कि शवों को आभूषणों के साथ दफनाया गया था। धातु औजार और हथियार। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता से संबंधित है। हड़प्पावासी तांबे से कांस्य उपकरण बनाना जानते थे। टीन को तांबे के साथ मिलाकर कांस्य बनाया जाता था। यहाँ पे इम्पोर्टेंट है लाइन, इसको आप अंडरलाइन करिएगा। उपकरण हड़प्पावासी चर्ट पत्थर से बने ब्लेड, तांबे की वस्तुओं और हाथी के हड्डी तथा दांत से बने उपकरणों का उपयोग करते थे। नुकीले उपकरण छेनी, सुई, मछली पकड़ने का कांटा, छुरा, तराजू, दर्पण और सुरमा की छड़ें तांबे के बने होते थे। यहाँ पे आप इसको अंडरलाइन करेंगे।
रोहरी चकमक पत्थर से बने ब्लेड का उपयोग हड़प्पा वासियों द्वारा किया जाता था। उनके हथियारों में तीर की नोक, भाले की नोक, कैल्ट और कुल्हाड़ी शामिल थी। रोहरी चट के बारे में जानते हैं, अच्छे से इसको आप नोट करेंगे। चट पत्थर एक महीन दाने वाली तलछटी चट्टान है जो पाकिस्तान के रोहरी पहाड़ों के क्षेत्र में पाई जाती थी। इसका उपयोग हड़प्पा वासियों द्वारा पत्थर के ब्लेड और उपकरण बनाने के लिए किया जाता था। लॉस्ट वैक्स के बारे में जानते हैं, या साइर पर्ड्यू, ठीक है, इसको ये बोलेंगे लॉस्ट वैक्स या साइर पर्ड्यू। तकनीक का उपयोग करके कांसे की ढलाई या का कार्य व्यापक पैमाने पर किया जाता था। कभी आपसे पूछ लिया जाता है, वहाँ पर ये नाम ना देकर ये दे देते हैं, कभी ये ना देकर ये दे देते हैं, तो आपको ये दोनों ही अच्छे से याद रखना है। नृत्य करती हुई नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो और कालीबंगा से बैल की कांस्य मूर्ति मिली है। इस सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था, ठीक है, आपको यहाँ पे याद रखना है इसको। नेक्स्ट है सिंधु घाटी क्षेत्र और उपमहाद्वीप में सांस्कृतिक प्रथाएं। यहाँ पे क्षेत्र दिया गया है, दूसरी तरफ आपको सांस्कृतिक समूह बताया गया है और तीसरी तरफ आपको प्रथाएं और गतिविधियां बताई गई हैं। दक्षिणी उपमहाद्वीप शिकारी और संग्रहकर्ता, इसकी प्रथाएं हैं मुख्य रूप से शिकार और संग्रह, केरल और श्रीलंका, ठीक है। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सांस्कृतिक समूह है ये। नवपाषाण संस्कृति, पशुपालन और हलचल आधारित कृषि। दक्कन और पश्चिमी भारत ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ। प्रथाएं हैं प्रारंभिक कृषि, धातुकर्म और ग्रामीण बस्तियां। उत्तरी भारत नवपाषाण संस्कृतियां, कृषि, पशुपालन, कश्मीर, गंगा घाटी आदि। मध्य और पूर्वी भारत सांस्कृतिक समूह है ये नवपाषाण और इसकी प्रथाएं हैं प्रारंभिक कृषि और पशुपालन गतिविधि। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता के पतन के विभिन्न कारण। यहाँ पे आपको कारण बताए गए हैं, यहाँ पे विवरण दिया गया है और तीसरी साइड आपको मुख्य बिंदु दिए गए हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जलवायु परिवर्तन भी कारण बताया गया है, इसमें बाढ़ और नदी परिवर्तन भी इसका कारण बताया गया है। मृदा उर्वरता में कमी, व्यापार में गिरावट, आर्य आक्रमण, भूकंप, आंतरिक संघर्ष, संसाधनों का अधिक उपयोग, ये इसके कारण बताए गए हैं, ठीक है, आपको अच्छे से देखने हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। निरंतर सूखा, नदियों व जल संसाधनों का सूखना, कृषि स्थिरता में कमी आ गई। फिर बाढ़ के कारण यहाँ पर नदियों के प्रवाह में परिवर्तन ने बस्तियों के विकास को बाधित किया और निरंतर बाढ़ आई। सिंधु और घग्गर हकरा नदी प्रणालियाँ इसके मुख्य बिंदु रहे। मृदा उर्वरता में कमी, मरुस्थल के विस्तार ने कृषि क्षेत्रों में मृदा की उर्वरता को कम कर दिया, जिससे कि फसल उत्पादन में कमी ने आजीविका को प्रभावित किया। व्यापार में गिरावट आई तो मेसोपोटामिया और अन्य क्षेत्रों के साथ व्यापारिक संबंध समय के साथ कमजोर हो गए, जिसके कारण इसके मुख्य बिंदु रहा आर्थिक समृद्धि और संसाधनों में कमी। आर्य आक्रमण हुए बोलते हैं, ठीक है, इसके कारण है ये। हड़प्पा संस्कृति के पतन का कारण बनने का प्रस्ताविक जो था वो आक्रमण था। विवादास्पद और चर्चा योग्य सिद्धांत इसके मुख्य बिंदु रहे। भूकंप, विवर्तनिकी विधियों के कारण नदियों के प्रवाह में परिवर्तन और नगरों का विनाश हुआ, जिसके कारण संरचनात्मक खंडरों में संभावित साक्ष्य मिले हैं, ये मुख्य बिंदु है। आंतरिक संघर्षक, सामाजिक राजनीतिक पतन या आंतरिक संघर्षों के कारण विघटन हुआ, विवरण है ये। यहाँ पे इसका मुख्य बिंदु रहा है एकीकृत नेतृत्व या संगठन में कमी, ठीक है। संसाधनों का अधिक उपयोग होना भी इसका प्रमुख कारण रहा इसके पतन होने का। हड़प्पा वासियों द्वारा अत्यधिक वनों की कटाई और संसाधनों की कमी, पर्यावरणीय क्षरण में वृद्धि हुई जिसके कारण, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसके पूरे हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण है, तो आप लोगों को स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए अब तक तो, ठीक है। तो जो भी बच्चे सीरियस एस्पिरेंट्स हैं तो प्लीज़ मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कहीं भी आप लोगों को कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा।
कल हम मिलेंगे नए टॉपिक के संग। ये मैगज़ीन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको बहुत अच्छे से करिए, समझिए। तो कल मिलते हैं हम लोग नए टॉपिक के संग। तब तक के लिए आप सबको मेरा बाय बाय।